नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। फिर हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से इस क्लास को करेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है भाई। तो देखो, कल हम लोग एडवर्ब चैप्टर की अपने प्रैक्टिस बैच के अंदर पहली क्लास कर चुके हैं। और पहली क्लास के अंदर ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यानी आप मान के चलो आगे अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराए थे। जो भी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई, जितनी भी मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दी थी, वो सारी की सारी आज के क्वेश्चंस में यूज होती हुई नजर आएगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम जबरदस्त तरीके से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से उनका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को भाई शेयर कर दीजिएगा। देखो, मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात कि हम लोग आपको केवल सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं। तो भाई क्लास को जो भी करना, शेयर वगैरह करना, लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारा काम पढ़ाने का है, आप इसको शेयर भी कर दीजिए करें ताकि इससे थोड़ा सा जो है ये और ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए। ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा आज का पहला प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द मदर यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको इसका सब्जेक्ट दे रखा है। एक बार कलर इसका चेंज करना पड़ेगा भाई। हाँ देखो, द मदर जो है ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है। लुक्ड आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है मेरे प्यारे साथी। लविंग आप जानते हो, आपको बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होती है, इसकी खास बात होती है या तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाएगी तो वहां ये वर्ब का काम कर रही होगी, या ये जीरंड बन जाएगी यानी वर्बल नाउन बन जाएगी, या ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकती है। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी तो उस केस में ये एडजेक्टिव का काम करेगी। उस केस में ये किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, वर्ब का काम भी करती है और एडजेक्टिव का भी करती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहां पे जो ये लविंग आपने लगाया है ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहां पे लगाया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है भाई। तो यहां पे मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, लविंग एडजेक्टिव हो गया, लुक्ड आपकी वर्ब हो गई। एट प्रेपो है, प्रेपो के बाद हर बेबी क्या दे रखा है? उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। फिर एज आपका कंजंक्शन है। एज प्रेपो भी होता है, एज कंजंक्शन भी होता है। हमें कैसे पता चलेगा भैया कब ये प्रेपोजिशन है कब कंजंक्शन है? तो याद रखना, आप देखो इसके आगे द और ये नर्स यानी सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लाउज बनाते हैं और दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन आता है, ना कि प्रेपोजिशन। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि ये जो एज है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है भाई। चलिए प्यारे साथी, तो इसमें हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये आपका कंजंक्शन है और ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है और ये ब्रॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपो दे रखी है। ठीक है भाई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन में जो गलती दे रखी है वो बहुत ही बेसिक सी गलती है। आपको मैंने बताया था कि कभी भी किसी वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी तो वहां हमें एडवर्ब लगाना पड़ेगा। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो लविंग वर्ड है ये एडजेक्ट अब क्या है, एडवर्ब है आपका? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो एडजेक्टिव होता है, अभी आपने पीछे बताया। तो लविंग हमें नहीं लगाना है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एडजेक्टिव के अंदर जैसे ही हम एल वाई लगाएंगे, एडजेक्टिव के अंदर जैसे ही हम एल वाई लगाएंगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखकर मुझे बताओ, लविंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी है कि मदर जो थी वो बच्चे की तरफ देख रही थी, अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। कैसे देख रही थी भैया जी? प्यार से देख रही थी, प्यार से। तो लविंगली होगा और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इसको मेन वर्ब के बाद रख देंगे। ऐसा नहीं है पहले नहीं रख सकते, आप पहले भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लविंग लगा के दे रखा है तो गलती तो यही है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको लविंगली यहीं पे कर दो या आप इसको मेन वर्ब के बाद ले जाओ। ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर बन सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने सीधे सीधे वैसे ही गलती कर रखी है तो उसको छेड़ेंगे नहीं। फिलहाल बस आप ये मान के चलो, इस लविंग को हम क्या कर देंगे, इसमें एल वाई लगा देंगे, काम ठीक हो जाएगा। यानी लविंग ली कर देंगे। क्या कर देंगे? लविंग ली कर देंगे, यानी ए पार्ट में गड़बड़ है।
ए पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 करिए इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे यू हैव टू कांस्टेंट कंसीडर हाउ योर पर्सनल बिहेवियर इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन अराउंड यू। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन में सिर्फ आप बेसिक चेक कीजिए। मैंने आपको बताया था यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन यू के साथ जो हमेशा हम वर्ब लगाते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। तो यू के लिए यहाँ हैव ही आएगा। ठीक है भैया जी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखिए। अच्छा, टू यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये लगा रखिए। देखो कंसीडर, और कांस्टेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउ आपका ये एक तरीके से रिलेटिव एडवर्ब है। उसके बाद ये योर पर्सनल बिहेवियर, ये एक नई क्लाउज यहां से शुरू हो रही है। योर पर्सनल बिहेवियर उसका सब्जेक्ट है, इज गोइंग आपका वर्ब है। टू इम्पैक्ट ये फिर से एक इन्फिनेटिव लगा रखा है। एवरीवन आपका कंपाउंड प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है। अराउंड प्रेपो है और यू उसका भी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एक एक वर्ड के बारे में बता दिया कि किस वर्ड का सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं गलती कहां थी। देखो, जब आपने यहां पे पढ़ा तो आपको यहां पे देखने को मिला यू हैव टू कांस्टेंट कंसीडर। सबसे पहली मेरी बात याद रखना, सबसे पहला और छोटा सा पॉइंट वो ये है कि कभी भी ना इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव इसको ब्रेक नहीं करते। इसको मैं हमेशा याद कराता हूं लैला मजनू कॉन्सेप्ट से। लेकिन अभी जो आपका सीजीएल 2024 हुआ, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इन्फिनेटिव को ब्रेक कर दिया एग्जामिनर ने, और उस वाले पार्ट में एरर भी नहीं माना। तो भाई शायद गलती हुई होगी या कुछ भी सही, लेकिन जर्नली अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव को ब्रेक करके यूज नहीं किया जाता। और इसको मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं बच्चों को एक ही बात बताते हुए आया हूं कि भैया इसको ऐसे याद कर लो कि ये लैला मजनू कॉन्सेप्ट है, यानी ये टू लैला है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मजनू है। इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर दोगे तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा भैया जी। मतलब ये दोनों हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। यानी टू इन्फिनेटिव की तरह अगर काम कर रहा होगा तो इसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। बीच में आप और कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहां क्वेश्चन के अंदर यही गलती कर रखी है। यानी इससे पहले ना तो आप बीच में एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ना बीच में आप एडवर्ब लगा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो आप यहां पे देख के बताओ, ये टू आपका इन्फिनेटिव है, तो इसके बाद ये कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कांस्टेंट एडजेक्टिव है, तो इसको यहां लगा रखा है, ये गलत हो जाएगा भैया जी। चूंकि एडजेक्टिव तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए ना, हमें कांस्टेंट टू कंसीडर, यानी कंसीडर तो कैसे कंसीडर किया, कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार नियत तरीके से कंसीडर किया उस चीज को। तो यहां पे अगर हम बात करें, कांस्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये तो आएगा तो वैसे भी नहीं, हमें तो एडवर्ब चाहिए होगी इसकी जगह पे, लेकिन इसकी जगह भी गलत लगा रखी है। अगर इसी जगह पे इसको रहने दोगे तो ये क्या करेगा, इन्फिनेटिव को ब्रेक कर देगा, जो कि काम गलत हो जाएगा भाई। तो इसको यहां से हटाएंगे, पहली गलती तो ये। अब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे आएगा क्या, इसकी जगह पे कॉन्स्टेंटली आएगा। तो ए पार्ट में एरर है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे, तो कॉन्स्टेंटली कर देंगे, कॉन्स्टेंटली ये कर देंगे। इसको दिख नहीं रहा है ना, चलो रेड से कर देते हैं, या पिंक से लिख, उससे लिख देते हैं, ब्लू येलो से लिख देते हैं, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी जगह पे। अच्छा, लेकिन यहां पर नहीं आएगा, आप इसको यहां पर भी नहीं रख सकते, ये भी बात सही है। जब आप कॉन्स्टेंटली लगाओगे ना तो कोशिश करना उसको इस कंसीडर के बाद रखना, जब कंसीडर के बाद रखोगे तभी ठीक बनेगा आपका। ठीक है, तो ये गलती थी इस क्वेश्चन में, ए पार्ट में आपका एरर है, बाकी सारी चीजें ठीक है, केवल बस इन्फिनेटिव को ब्रेक करने वाली बात यहां पे याद रखनी थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको याद रख पाएंगे। सिंपल सी बात है, कभी भी इन्फिनेटिव को ब्रेक मत करना, उसके बीच में एडजेक्टिव लगा के देगा या एडवर्ब लगा के देगा तो वो चीज गलत हो जाएगी, उसके बाद लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में दो एरर थे, एडवर्ब का भी एरर था और इन्फिनेटिव का ये ब्रेक करने वाले से रिलेटेड भी एरर था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस।
तो कह रहा है भाई एक तरीके से बहुत तेजी से हमारे ऊपर से एक चिड़िया उड़ के गई जब हम टेरेस पर खड़े हुए थे। तो मेरे प्यारे साथी आप यहां पे नोटिस करोगे द बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, फ्लू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे फ्लू वर्ब के बारे में यहां पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, एवब फिर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे एबव मतलब हमारे ऊपर से, तो यहाँ पे प्रेपो के रूप में नहीं बल्कि ये एक तरीके से ये भी ये बता रहा है कि कहाँ से गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये प्रेपोजिशन तो है लेकिन ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है, ये एडवर्ब यानी कि जो फ्लू है कहाँ से भैया, ऊपर से। तो ये एबव प्रेपो होने के साथ साथ ये एक तरीके से एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। आगे देखो एज आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद यहाँ पे बी आपका सब्जेक्ट है, स्टूड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है और आर टेरिस ये क्या दे रखा है, उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन में बस बहुत ही प्यारा सा बहुत ही छोटा सा एरर है मेरे भाई, ये जो फास्टली आपको लगा के दिया है ना, इस टाइप का कोई वर्ड ही नहीं होता है पूरी इंग्लिश के अंदर। फास्टली टाइप का कोई वर्ड नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो भैया जी आपने तो कहा था कि भाई अगर कोई भी एडजेक्टिव होगा तो उसके अंदर एल वाई लगाएंगे तो वो तो एडवर्ब बन जाएगा, तो ये क्यों नहीं बना, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि जो आपका फास्ट वर्ड होता है ना, फास्ट, अगर आप इसको केवल ये मान के चल रहे हो कि ये जो फास्ट वर्ड होता है ये केवल एडजेक्टिव होता है तो आप चीजें गलत कर दोगे। ये एडजेक्टिव तो होता ही होता है लेकिन उसके साथ साथ ये फास्ट वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है प्यारे साथी। यानी आप ये मान के चलो जो आपका फास्ट वर्ड होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करता है। तो आपको चाहे एडवर्ब चाहिए हो चाहे आपको एडजेक्टिव चाहिए हो, आप दोनों ही जगह पर किसका यूज करेंगे, फास्ट का यूज करेंगे। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है, देखो CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर मैटर है। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, सी वाले पार्ट में। सिंपल सी बात है। तो हमेशा ये चीज नहीं देखनी है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन ही जाएगा, आपको फंक्शन पता होना चाहिए हर वर्ड का, तभी आप समझ पाएंगे इन चीजों को अच्छे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। ये भी CHSL 2022 का क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने उस दिन कल वाली जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी, क्विट, क्वाइट और ये वाला क्वाइट, ये सिखाया था ना आपको, ध्यान होगा ये चीजें सिखाई थी मैंने आपको, ये तीनों के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देख लो आ गया क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडिल ऑफ द नाइट क्वाइट। अब वैसे तो ये जो क्वाइट वर्ड है मैंने आपको क्या बताया था, इसका मीनिंग होता है चुप के सेंस में। इसका मीनिंग किस सेंस में होता है, चुप के सेंस में होता है, यानी चुप रहने के सेंस में। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है। क्या बताई थी या नहीं बताई थी ये बात, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आपने बताया था कि भाई क्वाइट जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। लेकिन ये वाला जो क्वाइट होता है, ये वाला जो क्वाइट होता है ये केवल केवल एडवर्ब होता है और ये एक्सेस का मीनिंग करता है, मतलब किसी चीज की अधिकता को दिखाता है। बताई थी ये बात, डिफरेंस क्लियर है ना दोनों के अंदर, बहुत बढ़िया। और तब मैंने आपसे कहा था कि भैया कई बार ऐसा होगा कि ये क्वाइट आप जानते हो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, लेकिन कई बार हमको ना इसमें एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा केवल केवल आप ये मान के चलिए इस क्वाइट को एडवर्ब के रूप में आप तभी यूज करेंगे जब आपका एस टाइप का सेंटेंस हो, यानी कीप क्वाइट। तो कैसे रहना है भैया जी, चुप रहना है, तो कीप क्वाइट। जब इस तरीके की यानी चुप रहने शांत रहने के सेंस में जब बात होगी तब आप इस क्वाइट को एज अ एडवर्ब मानेंगे। अदरवाइज अन्य सेंस में जब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की आवश्यकता होगी तब मेरे प्यारे साथी इस एडजेक्टिव में एल बाई लगाकर हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बनाएंगे। समझ में आ गई बात। यानी नॉर्मली तो अगर आपसे कहा जाएगा चुप रहने के सेंस में तो वो कीप क्वाइट वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, रिमेन क्वाइट, कीप क्वाइट, वो वहां पे चलता है कि भाई वो शांत रहा, चुप रहा या चुप रहो ऐसे सेंस में, तो वो तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना जहां पे होता है कि भाई वो उसने चुपके से ये काम किया, वह चुपके से घर में घुस गया, तो ऐसे वाली चीज जगह पे हमें इस क्वाइट को अगर दे रखा होता है तो हम वहां उसको एडवर्ब नहीं मानते, हम उसको
एडजेक्टिव मानते हैं। तो यहां पर वैसे तो ये इसका फंक्शन एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह होता है, पर यहां पे हम इसको एडवर्ब नहीं मानेंगे, हम इसको एडजेक्टिव मान के चलेंगे। तो भैया ये तो गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, हमें तो एडवर्ब चाहिए कि भाई उसने बीच रात में, यानी कि रात, बिल्कुल आधी रात में उसने क्या किया, घर के अंदर प्रवेश किया चुपके से। तो प्रवेश करने यानी एंटर करने के लिए हमें बताना है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे एंटर किया? चुपके से एंटर किया। तो मेरे प्यारे साथी, एडजेक्टिव के अंदर एल बाई लगा के आप एडवर्ब बनाएंगे, यानी क्वाइट का क्वाइटली करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो नॉर्मली जब वैसे आपको दे रखा हो, जैसे कूप, कीप क्वाइट हो गया, रिमेन क्वाइट हो गया, तो ये चीजें ठीक है, यहां पर ये एडवर्ब का ही काम करेगा आपका क्वाइट वर्ड। लेकिन जहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर की आवश्यकता पड़ रही हो कि इस काम को चुपके से किया गया, यहां पर चुपके से गया, यहां पे चुपके से छिपकर बैठ गया, तो ये चीजों में आप इसको एडजेक्टिव मान के चलेंगे। अगर आपको ये वाला क्वाइट लिख के दिया तो इसको एडजेक्टिव मान के चलेंगे। तो एडवर्ब बनाने के लिए इसमें एल वाई लगाओगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो क्वाइट का क्वाइटली हमें करना पड़ेगा, यानी डी पार्ट में हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? बट कई सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि भैया ने बताया था कि ये तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, तो कई बच्चे इसको क्वाइट ही लिखा रहने देंगे। लेकिन आप बताओ, अगर ऐसा होता तो एग्जामिनर क्या आपको नो एरर नहीं देता भैया? अगर ऐसा हो सकता तो एग्जामिनर नो एरर भी तो देता। नहीं होता है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं रेसिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज। एमटीएस का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत। कैसे बेसिक सा है? देखो, अगर क्वेश्चन में आप देखोगे, रेसिडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद मैंने क्या बताया था, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और इसके बाद आपकी जो मेन वर्ब आएगी या कोई भी आप वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कीप लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कीप के बाद क्या करना चाहिए? एन आई, मतलब अपनी नजर रखनी चाहिए। एन आई आउट का मतलब है अपनी नजर रखनी चाहिए, किस पर? स्ट्रेंजर्स पर। ठीक है, तो यहां पे हम अगर बात करें, एन आई अपने आप में क्या है, इसका एक तरीके से ऑब्जेक्ट है कीप वर्ब का। उसके बाद अगर हम बात करें, फॉर प्रेपो है, तो ये फॉर आपके बाद जो स्ट्रेंजर दे रखा है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फॉर प्रेपोजिशन का। और फिर कह रहा है एक्टिंग, एक्टिंग एक तरीके से यहां पे आप ये मत समझना कि ये यहां पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथी, एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज। एक्टिंग, भाई किन पर नजर रखनी है? जो एक्ट कर रहे हो सस्पेक्टिंगली, मतलब ऐसा दिख रहा हो वो कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि थोड़ा सा संदेहजनक हो, तो ऐसे लोगों पे, ऐसे राह चलते लोगों पे हमें नजर रखनी है, ऐसा बता रहा है वो। तो मेरे प्यारे साथी, ये यहां पे जीरंड है। क्या है ये? जीरंड है। अच्छा आगे देखो, सस्पेक्टिंगली इन देयर एरियाज, तो रेसिडेंट्स थे तो उसके अकॉर्डिंग देयर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो गड़बड़ बस इतनी सी है कि यहां पर सस्पेक्टिंग भैया गलत हो जाएगी बात, क्योंकि ये एक्टिंग अगर मैं इसको वर्ब के रूप में मान के चलूंगा तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये अगर वर्ब के रूप में मान के चलेंगे हम इसको, क्योंकि ये वर्ब से मिलकर बना है, क्योंकि एक्ट आपकी वर्ब होती है, इसमें आईएनजी लगा के इसको बनाया गया है एक्टिंग, तो ये वर्ब है। अब इसके बारे में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो डेफिनेटली वो एक एडवर्ब होनी चाहिए, पर सस्पेक्टिंग तो अपने आप में एडजेक्टिव हो गया ना। अगर ये, क्योंकि सस्पेक्ट वर्ब होती है और सस्पेक्ट नाउन भी होता है, प्राइम सस्पेक्ट नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होती है, तो सस्पेक्टिंग अगर आप कर दोगे तो बात गलत हो जाएगी भैया। अगर हम बात करें इसका, जो आपका एडजेक्टिव होता है सही वाला, वो क्या होता है? सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस ये होता है। अब इसमें चूंकि हमें एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं, हमें तो एडवर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव के अंदर क्या करना होता है? सिर्फ एल वाई लगाना होता है, एल वाई। तो जैसे ही आप इसमें एल वाई लगाओगे सस्पिशियसली हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो डी वाले पार्ट में क्या है भैया? गड़बड़ है। आपको जो ये सस्पेक्टिंग दे रखा है ये गलत लगा के दे रखा है, तो सस्पेक्टिंग की जगह क्या हो जाएगा? सस्पिशियसली हो जाएगा, तब जाके बात ठीक बनेगी। अच्छा, सस्पेक्टिंगली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव की सही फॉर्म नहीं है। एडजेक्टिव की जो सही फॉर्म होती है वो सस्पिशियस होती है, ध्यान रखना ये बात हमेशा, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, वो केवल अपने मन से लगा के दे दी है उसने। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। तो कह रहा है अपनी जगह से उठो धीरे से और मुड़ जाओ। टर्न अराउंड का मतलब होता है घूम जाओ।
तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में आप देखोगे ये इंपैरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। हालांकि ये एक फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है अपनी जगह से उठना। तो गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, तो गेट अप वर्ब है, फ्रॉम प्रेपो है और योर प्लेस उसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे तो इस गेट अप जो ये फ्रेजल वर्ब है, क्या इसके बारे में यहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है? जरा मुझे देखकर बताओ, यहां पर क्या ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया जी, ये टर्न अराउंड अपने आप में एक फ्रेज टाइप की दे रखी है जो पूरी तरीके से किसका काम कर रही है? एडवर्ब का। ठीक है, तो ये अपने आप में पूरी तरीके से किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, इसमें ये टर्न मतलब घूमना, तो ये वर्ब भी है और यहां पे अराउंड अपने आप में क्या है? इसके लिए एडवर्ब है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए, ये जो एंड कंजंक्शन है ये इन दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, इस वाली क्लाउज को और इस वाली क्लाउज को। दोनों में ही इंपैरेटिव सेंटेंस दे रखा है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है। अब आप समझो, अराउंड अपने आप में एडवर्ब होता है, तो मेरे प्यारे साथी यहां स्लोली भी तो एडवर्ब ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टर्न वर्ब के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है। टर्न हो जाओ, कैसे हो जाओ भैया? चारों चारों बिल्कुल एकदम टर्न अराउंड, यानी घूम जाओ पूरी तरीके से, वो वाली बात है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर गेट वर्ब के बारे में भी, ये जो गेट अप वर्ब है ना, इसके बारे में ये स्लो जो है ये भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि एडवर्ब है। हमें एडवर्ब चाहिए पर लेकिन स्लो तो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे? बताओ जल्दी से, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे भैया स्लो नहीं होगा, बस इसमें एल बाई लगा दो, काम हो जाएगा। तो स्लो की जगह पे क्या हो जाएगा? स्लोली। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? स्लो की जगह पे स्लोली हो जाएगा, स्लोली। ठीक है, ध्यान से देखो, स्लोली ये हो जाएगा इसकी जगह पे, तब आपका पार्ट जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए। सिंपल है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, सीजीएल प्री में पूछा गया था, आराम से कर सकते थे इसको। बस नॉर्मली हमें ये देखना था कि भाई वर्ब की इंफॉर्मेशन बतानी है तो एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव लगा रखा था तो गलत हो जाएगी चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। देखो सीधा सीधा येट और स्टिल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पे बेस्ड देखो क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है बी येट हैव टाइम टू कैच द बस। अब मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था येट और स्टिल का, और मैंने आपसे एक बात कही थी कि भैया इनके बारे में या तो कॉन्सेप्चुअली चीजें याद रख लो, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। मैंने क्या बताया था? जब मैंने कॉन्सेप्चुअली चीजें बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि जो ये येट होता है ये आपका अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है। किसे दिखाता है भैया? अनफिनिश्ड एक्शन को। और जो स्टिल होता है ये उस एक्शन को दिखाने के लिए आता है, यानी ये एडवर्ब उस चीज को दिखाने के लिए आएगी जो काम कॉन्टिन्यूटी में हो, यानी कि अभी भी वो काम चल रहा हो, स्टिल कंटिन्यू अगर कोई चीज है तो उसके लिए ये वाली आती है आपकी स्टिल आपकी। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि भाई अगर कोई चीज स्टिल अभी भी कोई चीज है तो आप उसको कॉन्टिन्यूटी के लिए, यानी कि वो चीज अभी भी है, अभी भी आप उसको कर सकते हैं, तो वहां पे आप मेरे भाई स्टिल को लगाते हैं। फिर मैंने आपको इनकी पोजीशन लगाने का भी तरीका बताया था। मैंने कहा था जब आप येट लगाएंगे तो याद रखना ये हमेशा मेन वर्ब के बाद लगाया जाएगा। ये तो पहला तरीका था इनका कॉन्सेप्चुअली, कि आप देखोगे स्टिल तब लगाओगे जब कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही होगी, और येट तब लगाओगे जब अनफिनिश्ड एक्शन की बात होगी, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दे रखा होगा, तब आप येट लगाएंगे। फिर मैंने आपको इनकी पोजीशन भी बताई थी जिससे रिलेटेड आप गलती तो तुरंत पकड़ लोगे कि भैया यहां गलती है। देखो कैसे, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था कि भैया जो येट होगा ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा, बताई थी ये बात? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो ये स्टिल होता है ये हमेशा जो होगा वो मेन वर्ब से तुरंत पहले आएगा, मतलब मेन वर्ब से ठीक पहले आएगा। तो जस्ट बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो येट होता है ये मेन वर्ब के बाद आएगा और जो स्टिल होता है ये आपका मेन वर्ब से पहले आएगा। बाकी कॉन्सेप्चुअली चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं बी येट हैव टाइम टू कैच द बस, यानी हमारे पास अभी भी समय है बस को पकड़ने के लिए। तो मेरे प्यारे साथी अगर अभी भी समय है तो एक्शन
अनफिनिश्ड है, मतलब समय तो अभी है, एक्शन अनफिनिश्ड है। यहां पे कहीं भी कॉन्टिन्यूटी नजर आ रही है? नहीं आ रही भैया जी। तो कॉन्टिन्यूटी नजर नहीं आ रही तो मैं स्टिल को तो प्रेफरेंस नहीं दूंगा, लगाऊंगा तो मैं येट ही। लेकिन अब पोजीशन वाला काम आएगा आपका, क्योंकि आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चले तो आपको यह पता चल गया कि यहां पे कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं हो रही तो मैं स्टिल तो नहीं लगा सकता। मैं ऐसे बोल सकता था कायदे में, बी स्टिल हैव टाइम टू कैच द बस, बोलने में ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ग्रामर के समय पे जब हम ग्रामर में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो जो हम बोलते हैं वो चीजें सही नहीं होती पूरी तरीके से। बोलते समय हमारा जस्ट फोकस ये होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए। समझ में आई बात? तो लेकिन जब ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअली चलना होता है। तो मेरे प्यारे साथी, अब यहां पे स्टिल तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हां, अनफिनिश्ड एक्शन नजर आ रहा है तो येट लगे रहने देंगे, लेकिन येट की जगह अब हमें देखनी होगी। तो मैंने आपको बेसिक सा डिफरेंस बताया कि भैया येट लगाओगे तो वो मेन वर्ब के बाद आएगा और स्टिल लगाओगे तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। तो अब आप यहां पे देखो, यहां पे गड़बड़ जो दे रखी है ना वो ये दे रखी है, देखो सीधे सीधे यहां पे येट यहां लगा के दे रखा है, ये मेन वर्ब से पहले, हैव से पहले लगा के दे दिया तो गलत हो गया भैया। हमें यहां लगाना ही नहीं है येट को, तो यहां पे डी पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। डी पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। अब यहां से हटा के इसको कहां लगाना है, तो मैंने कहा मेन वर्ब के बाद लगाना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बी हैव टाइम टू कैच द बस येट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। या नॉर्मली अगर हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं भैया कि बी हैव टाइम येट टू कैच द बस, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब इतना लिख के इसके बाद में यहां आप लगा दो ये, तब भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या बिल्कुल लास्ट में लगा दोगे तब भी चल जाएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा, क्या कहा, आप मेन वर्ब से पहले नहीं लगा सकते किसी कीमत पे। समझ में आ गई बात? येट मेन वर्ब के बाद ही आएगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन। सिंपल है, ये कल मैंने सिखा रखी हैं सारी चीजें बहुत अच्छे से, तो बस उसी का थोड़ा सा देखो, सीधे सीधे आप देखो ना, इस पॉइंट पे बेस्ड मेंस में क्वेश्चन पूछता है। कल जो क्वेश्चन कराया था वो भी मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करो। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। अब क्वेश्चन में सबसे पहले यहां पर पूरा ध्यान से एक एक वर्ड चेक कराऊंगा, ध्यान से देखना। यू आपका सब्जेक्ट है, मस्ट आपकी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो इसके बाद जो आप अगली वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए, चाहे वो आप मेन वर्ब लगाएं या कोई अदर हेल्पिंग वर्ब लेके आए। तो आप अगर देखोगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देखोगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अवॉइड लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अवॉइड व्हाट, राइडिंग। तो राइडिंग यहां पे जो है वो एक तरीके से राइड वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, तो ये जीरंड है। जीरंड मतलब वर्बल नाउन, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी भैया जी। तो मतलब ये चीज भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर यहां राइड कर देता तो गलत हो जाता भाई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे देखोगे, यहां पे आगे देखो, कह रहा है इन अ क्राउडेड बस, तो इन भैया प्रेपोजिशन है और अ क्राउडेड बस उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर और हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और क्या है, कंजंक्शन है। फिर देखो आगे कह रहा है ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो बस, तो भैया ट्रैवलिंग जो है वो एक जीरंड आपको लगा के दे रखी है एक तरीके से, ठीक है। और ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें ये जीरंड है और क्या बता रहा है जीरंड में, फिर इन प्रेपो लगा रखी है और अ मेट्रो ये उसका ऑब्जेक्ट है। फिर ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, रस आर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, रस आर्स। फिर उसके बाद एज लगा रखा है यहां पे, ठीक है, एज बोथ आर। तो याद रखना एज यहां पे कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि बोल रहा है बोथ आर, तो बोथ कौन कौन, बोथ ये रस आपका मेट्रो में ट्रेन आपको करना और क्राउडेड बस में ट्रेवल करना, तो ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ यहां पे एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। बोथ यहां पे कैसे काम कर रहा है, एज अ प्रोनाउन की तरह। तो बोथ प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि बोथ एग्जैक्ट दो चीजों के लिए आता है। तो देखो दो चीजें यहां पे ये दे भी रखी हैं, देखो अ क्राउडेड बस ये दे रखा है और इन अ मेट्रो ये दे रखा है। तो अ मेट्रो और अ क्राउडेड बस दो चीजें दे रखी हैं, तो उनको डिनोट करने के लिए प्रोनाउन हमने क्या लगा दिया, बोथ लगा दिया। अब बोथ प्लूरल की तरह काम करता है तो आर वर्ब आएगी। अब यहां पे देखो आर यहां पे जो है ना वो इसके बारे में लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि बोथ के बारे में आगे इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि
दोनों के दोनों क्या है, बहुत ही दुखद एक्सपीरियंसेस हैं भैया। यानी दोनों में, चाहे आप भरी मतलब भीड़ भारी बस में सफर करें या मेट्रो में सफर करें, दोनों में ही बिल्कुल एकदम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं दोनों के दोनों। तो यहां पे आप देखोगे ये जो क्वाइट है ये वैसे एडवर्ब होता है, तो आप कहेंगे भैया एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। अनप्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंसेस आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। तो क्वेश्चन में गलती कहां मिली? हमने एक एक वर्ड को चेक करा। चलिए, तो हमने यहां पे दोनों चीजों को चेक करा, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे भैया जी देखो, एक्सपीरियंसेस अपने आप में नाउन है, अनप्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आती है। बिल्कुल ठीक बात है। और हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो क्वाइट होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वाइट होता है ना आपका, ये भैया एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है, ये तो दोनों ही होता है। लेकिन अब कैसे करें? क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, तो ये तो एडवर्ब की तरह भी काम कर लेता है। अब यहां पे आपको जो जरूरत पड़ेगी ना, वो इसके मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ, ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब किस चीज का मीनिंग करती है? तो आप कहेंगे भैया ये जो मीनिंग करती है ना, वो चुप के सेंस में मीनिंग करती है, यानी चुप रहने के सेंस में मीनिंग करती है। तो क्या आपको इस मीनिंग की आवश्यकता है यहां पे? तो आप कहेंगे नहीं, हमें बहुत ज्यादा के सेंस में जरूरत है, यानी एक्सेस का मीनिंग हमें चाहिए, अधिकता का मीनिंग चाहिए कि भाई बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ही ज्यादा दुखद अनुभव है ये। दोनों में ट्रैवल करना, एक भीड़ भरी बस में और एक मेट्रो में ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा दुखद वाला अनुभव है। तो हमें बहुत ज्यादा का सेंस देने वाली एडवर्ब चाहिए, और वो ये वाली क्वाइट नहीं होती है, वो होती है आपकी ये वाली क्वाइट। बताया था ना, ये वाली क्वाइट केवल एडवर्ब का काम करती है, और इसका जो मीनिंग होता है वो एक्सेस के सेंस में होता है। पीछे देखना, बताया था ये बात। तो आपको ना यहां पे आपको ये वाली एडवर्ब नहीं चाहिए, हालांकि ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है, बट हमें ये वाली नहीं चाहिए ना, इसकी जगह पे हमें ये वाली चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चला कि ये वाली आएगी? भाई हमें मीनिंग भी पता थे। तो कई बार मैंने कहा है कि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ सकती हैं, तो आपको चीजों का एकदम प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग भी पता करना आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं सारी चीजें बताते हुए चलता हूं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने सारी की सारी बताई। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। और एक बार फिर से कह रहा हूं, आधी क्लास हो चुकी है, कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर हमारी आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, बीच में एक बार और कहूँगा, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो भी आपको लगे कि हाँ मेरे ये दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश इनकी ठीक हो जाएगी, क्वेश्चंस इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हैं, अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उनमें आप इसको शेयर कर दीजिएगा सिंपली। ठीक है भैया, चलिए। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन पढ़िए, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द आर्मी मार्च फियरलेस टूवार्ड्स द एनिमी कंटोनमेंट। कंटोनमेंट का मतलब होता है जो उसकी छावड़ी वगैरह होती है ना, उसके लिए, बैरक वगैरह, उसके लिए बात कर रहा है, जहां पे आर्मी के जवान रहते हैं, उस जगह की बात कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में चेक करो, द आर्मी आपका सब्जेक्ट दे रखा है, मार्च यानी कि जो परेड करना होता है ना उसको बोलते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है आपको। अच्छा, आगे देखो फियरलेस। अब यहां पे मैं इसको समझाऊंगा, फिलहाल ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, टूवार्ड्स अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में ये द एनिमी कंटोनमेंट जो ये चीज दे रखी है, ये पूरा का पूरा क्या है? टूवार्ड्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसमें द आपका आर्टिकल है, एनिमी वैसे आपका नाउन होता है, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि कंटोनमेंट की व्यवस्था ये बता रहा है, विशेषता, यानी कंटोनमेंट के अंदर ये डिटेल ऐड कर रहा है। एंड ये देखो, नाउन आपका ये है, यहाँ पे मेन नाउन जो है आपका वो ये है। एनिमी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कंटोनमेंट, किनका कंटोनमेंट? एनिमी यानी दुश्मन का। तो मेरे प्यारे साथी, इस नाउन के बारे में ये वाला जो नाउन है वो इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसीलिए ये वर्ड नाउन होते हुए भी किसका काम कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ क्या है फिर? भैया जी गड़बड़ तो है, क्योंकि चारों पार्ट में आप देखोगे तो नो एरर तो दिया ही नहीं है, यानी गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ समझने के लिए एक पॉइंट समझेंगे मेरे प्यारे साथी, ध्यान से मेरी बात समझना। एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं, इसको जितना याद रख लोगे उतना बढ़िया है। कभी भी कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में
लास्ट में, ध्यान रखना लास्ट में बोल रहा हूं मैं, जिसके लास्ट में सफिक्स एन ई डबल एस लगा हो, क्या लगा हो, एन ई डबल एस, तो वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल ई डबल एस आपका सफिक्स लगा हो तो ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मीनिंग भी बता दूं दोनों का, देखो जब आप नेस लगाते हो तो वो वर्ड अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन बन जाता है और ये अपने आप में ना एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। लेकिन जब आप लेस लगाते हो तो ये वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव बनता है और ये निगेटिव मीनिंग करता है, यानी कि कमी को दिखाता है। जैसे मैंने बोला फियरलेस, फियर का मतलब होता है डर, लेस का मतलब होता है निगेटिव करना, यानी किसी चीज में डर की कमी है, यानी निडर है, निडर होके, तो उसको हम बोल देंगे फियरलेस। अच्छा, अगर हमें पॉजिटिव में इसी का एडजेक्टिव बनाना है तो मेरे प्यारे साथी फिर वहां पे जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं, वहां पे जो सफिक्स लगाते हैं वो फुल सफिक्स लगाते हैं, जो कि उसको पॉजिटिव सेंस में लेके चला जाता है। जैसे ब्यूटीफुल तो मतलब सुंदर हो गया, अगर ऐसे ही मैंने बोल दिया ब्यूटीलेस तो लेस मतलब जिसमें ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी की कमी है, तो वो अगली के सेंस में आ जाएगा, यानी कुरूप के सेंस में आ जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में नेस लग रखा होगा तो वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगा, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में लेस लग रखा होगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो अब यहां से आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी एक चीज समझने में, वो क्या है जी, वो ये है, आप देखो यहां पे मुझे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्च वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मेरे प्यारे साथी ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे तो यहां एडवर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं बताओ। तो आप कहेंगे बस भैया जी कुछ मत करो, एल वाई ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर भी यही करना है, फियरलेस एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए, तो बस इसमें एल वाई लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। यानी ए पार्ट में आपका आंसर है। सिंपल, समझ में आ गई बात, बताओ। चलो, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन में आपके बहुत काम आएगा हमेशा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द कॉन्सेप्ट बीकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। सीजीएल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में भाई अगर आप नोटिस करोगे तो द कॉन्सेप्ट आपका सब्जेक्ट है, बीकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दे रखी है। अच्छा, टू मच क्लियर, ये तो मैंने आपको सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट बताया है, अभी आप मुझे देखकर बताइए कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे आप देखो, टू प्रेपोजिशन है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। आफ्टर मेरे प्यारे साथी प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। जब भी आपको वेरीफाई करना हो कि ये कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है तो आप बस आगे की चीजें देखा करो। आगे देखो, माई ट्यूटर सब्जेक्ट है, सोड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया मतलब एक क्लाउज बन गई, और दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन थोड़ी ना आएगी, फिर तो कंजंक्शन आएगा। यानी ये आफ्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे क्या है, कंजंक्शन है। समझ में आ गई। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वेरीफाई करते हैं जहां एक वर्ड की एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उन वर्ड को। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जी गड़बड़ तो एक ही जगह पे है, यहां पर। अब आप कहेंगे कैसे पता चला, देखो आपको मैंने कल की क्लास में ही सिखाया था कि भाई दो आपकी टर्म बनती है, मतलब जब भी आपको टू एडवर्ब को यूज करना होगा तो कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि इसके साथ में ना ये वाली जो एडवर्ब होती है, ये वाली क्वाइट, ये लगा के दे देता है। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको एग्जामिनर देखो ये जो टू निगेटिव एडवर्ब होती है, कई बार एग्जामिनर इसके साथ ये वाली क्वाइट एडवर्ब लगा के दे देता है, पर मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया अगर ये वाली क्वाइट एडवर्ब लगा दोगे तो बात गलत हो जाएगी, हमें ये वाली नहीं लगानी होती, हमें मच लगानी होती है। मतलब मच को हम लगा सकते हैं एडवर्ब की तरीके से टू के साथ, ठीक है, फिर वो गड़बड़ नहीं होती बात। मतलब निगेटिव में तो है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग क्वाइट का यूज नहीं करेंगे, हम मच का यूज करेंगे, क्योंकि क्वाइट और टू कहीं ना कहीं बराबर का मीनिंग रखते हैं, फिर तो बात गलत हो जाएगी ना। तो इसी वजह से ऐसा नहीं करते, हम क्वाइट को नहीं लगाते, उसकी जगह पे टू के साथ मच को लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम टू के साथ मच को लगाते हैं तो मेरे प्यारे साथी दो टर्म आपकी बन के आ जाती हैं, एक तो टू मच और एक मच टू। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से कल की क्लास में बताया था कि कब आप कौन सी टर्म लगाएंगे। तो क्या बताया था कि भैया जब आपका
यहां पे कोई नाउन मेंशन करके दे रखा होगा, भले ही उससे पहले कोई एडजेक्टिव हो, लेकिन अगर कोई नाउन भी साथ में है तो उस केस में आप टू मच टर्म लगा रहे होंगे। और मैंने कहा था जब केवल केवल आपको एडजेक्टिव दे रखा होगा, केवल केवल आपको एडजेक्टिव दे रखा होगा, तो उस केस में आप मच टू टर्म लगा रहे होंगे। यह बात मैंने आपको बताई थी। तो जरा मुझे देखकर बताइए, यहां पर आप देखो टू मच ये टर्म दे रखी है, लेकिन लगाया क्या हुआ है, क्लियर। तो आप देखो ये टू प्रेपोजिशन और ये मी उसका ऑब्जेक्ट है, यानी मामला तो केवल इतना ही है, हमें तो केवल इतना चेक करना है। अब इतने में आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो क्लियर वर्ड है ना, क्लियर, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। और मैंने अभी क्या बताया कि अगर केवल एडजेक्टिव दे रखा है, कोई नाउन उसके साथ मेंशन नहीं है, तो आप फिर भैया मच टू टर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे उल्टी लगा रखी है, ये वाली टर्म नहीं आएगी, इसकी जगह पे जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी भाई, ये वाली नहीं आएगी, इसकी जगह पे कौन सी टर्म आएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी। तो ए पार्ट में आपका क्या है, आंसर है। सिंपल है भाई, ये कॉन्सेप्ट कल भी सिखाया था। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है सीएचएसएल का कि इसको करने के लिए आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उनकी। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप सबसे पहले ना सारी चीजों का बेसिक चेक किया करो। ये देखो, एवरी पार्टिसिपेंट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आगे आप देखोगे तो गेव वर्ब दे रखी है, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अच्छा, आगे आप देखोगे तो सो एक एडवर्ब है, आउटस्टैंडिंग आपका एडजेक्टिव दे रखा है, परफॉर्मेंस आपका नाउन दे रखा है। तो इस गेव वर्ब के बारे में ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब गेव व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है गेव वर्ब का, और इसमें सो ये लगा रखा है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। अच्छा, दैट आपका कंजंक्शन लगा रखा है, और फिर उसके बाद में इट सब्जेक्ट है, बीकेम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखा है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, टू इन्फिनेटिव दे रखा है, उसके बाद चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, व्हाट, चूज व्हाट, द विनर। तो ये द विनर इस इन्फिनेटिव का क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन में जब आपने चेक किया तो आपको नॉर्मली आपको कोई गलती देखने को नहीं मिली, आपको यहां पर भी कोई गलती देखने को नहीं मिली। आपको ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस नाउन है, नाउन के मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगा रखी है, तो बिल्कुल ठीक है। ना 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 ना, यही तो गलती हो गई, यही गलती हो गई आपसे। मेरे प्यारे साथी, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत कर रहे हो, गलती यहीं पर है। ये सो एडवर्ब यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया जी, क्या गलती है ऐसी इसके अंदर, मैं बताता हूं। ध्यान से मेरी बात समझना। दो वर्ड हमारे पास होते हैं, दो टर्म, अगर मैं बात करूं केवल वर्ड ना कह के मैं इनको टर्म के रूप में समझाता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में उतार लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। दो टर्म होती हैं आपकी, एक तो होती है सो दैट, और एक होती है आपकी सच दैट। अब आपके दिमाग में बत्ती जलेगी। अब आप कहेंगे भैया जी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना, सो का यूज आप तब करेंगे जब केवल केवल यहां पे कोई एडजेक्टिव मेंशन करके दे रखा हो। केवल केवल एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने कहा सो दैट वाले स्ट्रक्चर का यूज आप तब करेंगे जब यहां डैश वाली जगह पे केवल केवल एडजेक्टिव दे रखा हो, कोई भी नाउन गिवन ना हो साथ में इसके, मतलब कोई नाउन ना दे रखा हो, केवल एडजेक्टिव हो। तब उस केस में आप किसका यूज करेंगे, सो दैट वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव तो दिया ही दिया है और उसके साथ में कोई नाउन भी मेंशन करके दे दिया, तो मेरे प्यारे साथी फिर आप उस केस में सच दैट वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्योंकि इस नाउन को भी हमें क्या करना होता है भैया, ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर भाई सिंपल सी बात है, दिमाग में बिठा लो, बस सिंपल सी बात है कि आप जब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया सो का यूज, हम सो दैट वाले स्ट्रक्चर का यूज हम तब करेंगे जब हमें केवल केवल एडजेक्टिव दे रखा हो, नाउन ना हो बस।
अगर नाउन मेंशन कर दिया तो फिर हमें सच दैट का यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आसानी से इसको याद रख लोगे। ऐसी ही दो टर्म और बनती है, सो एज और सच एज। तो वो जो होती है ना, वो किसी चीज का एग्जाम्पल देने के लिए होती है। नॉर्मली अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे होंगे तो सो दैट या फिर सच दैट का यूज करते हैं। तो बस आपको यही चीज देखना है कि यहां पे एडजेक्टिव दे रखा है या एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है। सिंपल है भाई। तो बस अब जरा मुझे देखकर बता दो यहां पे दे क्या रखा था। तो आप नोटिस करोगे, देखो भैया जी, यहां पे देखो, आपको पूरी चीज चेक करा रहा हूं। देखो आउटस्टैंडिंग आपका क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव। परफॉर्मेंस आपका क्या है, नाउन। मतलब एडजेक्टिव प्लस में नाउन हमें यहां दे रखा है। तो जरा मुझे बताओ मैं सो का यूज करूं या सच का यूज करूं। तो आप कहेंगे भैया जी सच का यूज करना पड़ेगा, यानी बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। इसकी जगह पे क्या आएगा, सच वाला आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको केवल केवल सो और सच का डिफरेंस पता होना चाहिए था, तभी आप इसको राइट कर पाते। हाँ, एक गलती और जो मैं इसमें मिस कर रहा हूं वो ये है कि जब आप सच लगाएंगे ना, तो मेरे प्यारे साथी इससे पहले आपको आर्टिकल ए या फिर एन का भी यूज करना पड़ेगा, और वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके इस वाले वर्ड पे। आर्टिकल लगाना सिखाया है ना मैंने, एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया। जैसे ही मैं यहां पे सच लगाऊंगा, देखो इस टर्म को इतने को काट के लिख देता हूं मैं। जब आप इसको ठीक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपका, सच एन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस। कुछ इस प्रकार से ये आपका लगेगा सही वाला। और इसमें मैंने क्या कहा कि आपको आर्टिकल ए और एन भी लगाना पड़ता है। मतलब जब आप सच का यूज करोगे तो आपको उसके लिए आर्टिकल ए और एन भी लगाना पड़ता है। लेकिन ये लगाते कैसे हैं पता है, जो आपका ये एडजेक्टिव दे रखा होता है, ये आर्टिकल ए और एन आप लगाओगे तो साउंड जो होगी वो आप इसी की यूज करोगे। यानी बॉबल साउंड बन रही होगी तो एन लगा देना, और कॉन्सोनेंट साउंड बन रही होगी तो फिर आप ए आर्टिकल लगा देना। लेकिन ये आएगा किसके लिए, आएगा तो भाई नाउन के लिए ही, क्योंकि आप जानते हो आर्टिकल जो होता है वो किसका, डिटरमिनर का पार्ट होता है, और डिटरमिनर हमेशा नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं। तो ये जो आर्टिकल आप लगाएंगे वो आएगा तो नाउन के लिए ही, लेकिन साउंड किसकी लेगा, अपने पास वाले वर्ड की। ये पॉइंट दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन में यही गलती थी, यहां पे सो नहीं आना था, सच आना था। तो अब बताओ, अब सो और सच पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे। बस बेसिक सा यही पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ जरा, इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन तो विद इन सेकंड उड़ा देना चाहिए, क्योंकि दो दो चीजें पता है आपको। या तो येट और स्टिल जो होता है, इनकी पोजीशन से क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, और पोजीशन से नहीं उड़ा पाए तो कॉन्सेप्चुअली जो चीजें बताई हैं उनमें डिफरेंस, उससे उड़ा दोगे। क्वेश्चन पढ़ो, सीएचएसएल में पूछा गया है, कह रहा है वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस। क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा आर और लिविंग, यानी बी प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप जरा मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था कि भैया जब भी आपको येट और स्टिल चुनना हो, येट और स्टिल में डिफरेंस क्या बताया था, येट और स्टिल में बेसिक सा तो डिफरेंस बताया था कि भैया ये अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है, और ये स्टिल जो होता है ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए आता है। यानी जहां पे कॉन्टिन्यूटी आ गई वहां स्टिल एडवर्ब को आप यूज करेंगे, और ये मेन वर्ब से पहले आती है। तो आप देखो ये मेन वर्ब है लिविंग, इससे पहले लगानी है, वो भी ये कॉन्टिन्यूटी में है। तो भाई येट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, स्टिल लगाना पड़ेगा। बात खत्म, येट काटो, इसकी जगह पे स्टिल लगा दो। सिंपल सी बात थी, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे देखते ही इसका आंसर मारना था कि भैया कॉन्टिन्यूटी नजर आ रही है, मतलब येट तो बिल्कुल नहीं आ सकती, हमें स्टिल लगानी पड़ेगी एडवर्ब। और वो मेन वर्ब से पहले आती है तो पोजीशन तो बिल्कुल ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन भाई हमने कल भी कर लिए थे, आप ये मान के चलो कि ये मैंने रिवीजन के लिए रख रखे हैं आपके लिए। अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर देंगे। अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर देंगे। ये कल वाले मैंने रिवीजन के लिए रख रखे हैं आज की क्लास में। तो जरा मुझे बताओ, कल मैंने इस क्वेश्चन की बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी थी आपको, तो करके बताओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज
ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। तो मैंने आपको क्या बताया था भैया, ओनली एक एडवर्ब होती है, और जब आप इसको यूज करेंगे ना तो याद रखना ये जिस भी नाउन के लिए आप यूज कर रहे होंगे तो आपका आर्टिकल वगैरह ना इसके पहले नहीं आएगा, मतलब इसके बाद में आप नहीं लगाएंगे, उसको पहले लगाना पड़ेगा। तो आप देखो ना यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो ओनली लगाया या ओनली आया किसके लिए, इस ड्रेस के लिए। तो अब इसको कैसे करके लगाना है, पहले आप ड्रेस नाउन लगाया आपने, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आप एडजेक्टिव लगाएंगे, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए आप क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे। तो मेरे प्यारे साथी जो असल में जो टर्म बनेगी वो मैंने आपको क्या बताया था, आप पहले नाउन, फिर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब, और फिर आपका जो आर्टिकल या डिटरमिनर आपको लगाना है वो। ठीक है, यानी कोई भी आर्टिकल या फिर डिटरमिनर जो आपको लगाना है वो लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए ये एडवर्ब तो यहाँ आनी चाहिए ना, तो असल में जो टर्म आपकी जो यहाँ दे रखी है ये गलत है, ये जो टर्म यहाँ पे आपको जो दे रखी है ये टर्म गलत है। इसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, द आर्टिकल दे रखा है तो ये लगा देंगे, और एडवर्ब हमारी क्या दे रखी है, ओनली। तो असल में ये टर्म आपकी बनेगी, वहां जो ऊपर दे रखी है वो गलत है। ये मैंने कल भी आपको कराया था क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रख रखे हैं दोबारा से करने के लिए आपके, इस क्वेश्चन को भी करो। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आई लर्न टू अडेप्ट क्विकली टू न्यू स्कूल्स बिकॉज बी मूव्ड टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रिक्वेंट। तो कल कराया था ना ये क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने, तो आपसे मैंने कहा था कि भैया ये वाली क्वाइट एडवर्ब होती है और ये एक्सेस के सेंस में आती है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका यूज यहाँ पे होगा, क्योंकि चुपके का मीनिंग नहीं आ रहा है, अधिक के ही सेंस में आ रहा है, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी हम जो है मूव करते रहते हैं इधर से उधर, तो मैं जल्दी से नए स्कूल्स में चीज़ों को अडेप्ट कर लेता हूँ, अच्छे से सीख लेता हूँ कि मुझे कैसे अडेप्ट करना है वहाँ पे। तो मेरे प्यारे साथी आप मूव के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, यानी कि एडवर्ब चाहिए आपको, लेकिन फ्रीक्वेंट तो एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, एडजेक्टिव के अंदर सिर्फ एडजेक्टिव के अंदर क्या कर देंगे, ly लगा देंगे, और वो आपकी एडवर्ब बन जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी बस कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंट का क्या कर देना है, फ्रीक्वेंटली कर देना है। कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, आशा करता हूं कि आप इसको कर पाए होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन भी कल कराया था मैंने, करिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दे कैन हार्डली बिलीव दैट द आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, कल कराया था ना ये क्वेश्चन। क्या बताया था इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ जल्दी से, कमेंट करना है, कमेंट करना है एक एक चीज, ठीक है, बताओ क्या बताया था कल। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था ये जो हार्डली होती है ना ये निगेटिव एडवर्ब होती है। देखो हार्ड जो होता है ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन ऐसा है हार्ड के अंदर अगर हम एलवाई लगा दे तो एक जो वर्ड तैयार होता है ना हार्डली, ये भी हमारा एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं कि हार्डली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, हार्डली भी एडवर्ब होता है, लेकिन वो निगेटिव एडवर्ब होता है और न के बराबर मीनिंग में आता है। कल मैंने पूरी जानकारी बताई थी आपको इसके बारे में। तो जब आप हार्डली लिखेंगे ना तो वो निगेटिव एडवर्ब का काम करता है और ना के बराबर, यानी कि नॉट के सेंस में ही वो आता है, ऐसे मान के चलो। तो आप मुझे बताओ, आपने कान यानी कि कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा रखी है, तो भैया नॉट भी लगा दिया आपने और आपने हार्डली भी लगा दिया। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? कल की क्लास में क्या बताया था कि दो निगेटिव एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती। तो आप या तो ऐसा कर दो कि भैया इस नॉट को हटा दो यहां से, या आप ऐसा कर दो कि हार्डली को हटा दो, लेकिन एक चीज तो हटानी पड़ेगी, यानी गड़बड़ जो है वो इस वाले पार्ट में है। तो डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कल भी मैंने कराया था और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट ध्यान भी रहा होगा और आपने मुझसे पहले ही आंसर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये भी क्वेश्चन कल कराया था ना, देखो मैंने कहा था सीजीएल मेंस, इसी क्वेश्चन पे तो मैंने सारी बातें समझाई थी स्टिल और येट के बारे में। तो जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड करो। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज रेनिंग येट। ठीक है, इफ इट इज येट रेनिंग, क्या बताओ इसमें, जरा कोई गलती इसमें नजर आ रही है? देखो अब कई सारे बच्चे यहाँ पे ये देखेंगे कि भैया प्लीज गो आउट, तो अगर आप देखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है एंड फिर ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसी से शुरू हो रही है क्लाउज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। तो ये दो क्लाउजेज जो दे रखी हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर है, तो ठीक है भाई। उसके बाद इफ आपका कंजंक्शन दे रखा है और ये एक फिर से क्लाउज ऐड कर रखी है इसमें, क्योंकि
जहां सब्जेक्ट और वर्ब मिले तो तुरंत समझ जाना कि वहां एक क्लाउज अपने आप तैयार हो गई। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखो ये येट लगा के दे रखा है, और मैंने आपको सिंपल सा डिफरेंस क्या बताया, अभी 2 बार बता चुका हूं आज की क्लास में भी। ये चीज क्या बताया था कि भैया स्टिल और येट में एक ही डिफरेंस होता है, ये अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये स्टिल ये कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए आता है, यानी कोई भी काम अगर कॉन्टिन्यू है तो उसको दिखाने के लिए आती है आपकी स्टिल, स्टिल एडवर्ब। और दोनों की पोजीशन का क्या अंतर है भैया, तो याद रखना येट जब आप लगाओगे तो इसको मेन वर्ब के बाद लगाना होगा, और स्टिल लगाओगे तो इसको क्या करना होगा, मेन वर्ब से ठीक पहले लगाना होगा। तो अब जरा मुझे बताइए, यहां पर आपको सीधे नजर आ रहा है कि भैया कॉन्टिन्यूटी है, रेनिंग, बारिश अभी भी हो रही है। अगर बारिश अभी भी हो रही है तो येट नहीं आ सकता, आपको स्टिल लगाना पड़ेगा। सिंपल है भाई, ये चीज बताई थी ना, इतनी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। कभी भी एडवर्ब चैप्टर या किसी भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की यही खास बात होती है कि आपको फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई भी टाइप का एरर देखने को मिलेगा ना, विद इन सेकेंड उड़ा दोगे आप। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38। 2 क्वेश्चन हमें और करने हैं, ये मैंने आप ऐसे मान के चलो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए रख रखे थे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 38 है भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन कल का ही है तो इसको भी मैंने बताया था आपको। कह रहे फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्रेंगिपानी ट्री इज अ स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री विच इज स्पेशल यूज फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पसेस। तो क्या बताया था भैया, तो आप कहेंगे आपने बताया था कि इसमें जो ये स्पेशल वगैरह होता है तो ये 2 तरीके से लिखा हुआ दिखता है बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सही कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है, बाकी बातें दोनों सही हैं। ये भी स्पेशल ठीक है, ये भी ठीक है लिखा हुआ, दोनों का मीनिंग भी सेम है। बस ये एक चीज आपको यहाँ पे देखनी थी, वो ये देखनी थी कि भाई ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होते हैं, पर हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यूज्ड वर्ब के बारे में यहां इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने का मतलब है एडवर्ब लगाना। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, बस उसके अंदर एल वाई ऐड कर दो, काम हो जाएगा। तो यहां पे स्पेशली करना होगा, तो यहां डबल एल यानी कि एक एल ऑलरेडी उसमें लगा रखा है, एक एल और लगा देंगे और वाई लगा देंगे, काम ठीक हो जाएगा। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो, बात खत्म। तो स्पेशली ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कई बार बच्चे चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने फिर कल भी ये बात बताई थी, आज भी फिर से बता रहा हूँ। अगर एक ऑप्शन में आपको स्पेशल लिख के दे दे ये वाला, अगर इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन दे दे, और एक जगह पे ये वाला स्पेशल लिखे और ऐसे करके दे दे, तो बेटा इस वाले को मत चुन लेना, ये वाला ही आंसर होगा। क्यों ये वाला आंसर होगा, आप कहेंगे क्यों ये वाला आंसर होगा, तो मेरे प्यारे साथी हमें यहाँ यूज्ड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एडवर्ब, लेकिन ये स्पेशल तो एडजेक्टिव है, तो ये तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बन ही नहीं सकता। इसी वजह से इस वाले ऑप्शन को आपको नहीं चुनना होगा, बल्कि कई सारे बच्चे ऐसा होगा कि इस वाले ऑप्शन को भी चुनेंगे, बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज होगी, और कई सारे बच्चे बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे वो इसको भी चुन लेंगे। तो जो बच्चे इसको चुनेंगे वो गलत हो जाएंगे, रीजन मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहां से नए क्वेश्चन आना शुरू हो गए, तो भैया करो जरा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक ऑफ करप्शन। तो क्वेश्चन भैया कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है एंड, तो ये कंजंक्शन है, इट जस्ट रिसेंटली, अगर आप यहां पे देखोगे तो इट सब्जेक्ट है, जस्ट एडवर्ब है, और यहां पे रिसेंटली भी एडवर्ब है। अवॉर्डेड आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है भैया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। $1 million कॉन्ट्रैक्ट, ये इस वर्ब का क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। $1 million कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ब का क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। बाकी दैट आपका क्या दे रखा है, कंजंक्शन दे रखा है। रिक्स आपका क्या दे रखा है, एक सब्जेक्ट दे रखा है एक प्रकार से। और अगर हम बात करें रिक्स और ऑफ करप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये चीजें यहां पे दे रखी हैं। बाकी अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए सॉरी, यहां पे ये जो रिक्स दे रखा है ना, ये वर्ब है, मैंने इसको सब्जेक्ट, शायद मैंने इसको नाउन बोल दिया, ये वर्ब है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि दैट रिलेटिव
प्रोनाउन है यहाँ पे, तो ये जो $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इसको, इस एंटीसीडेंट को इस वाली क्लाउज में रिलेट करेगा। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो ये रीक्स लगा रखा है, तो रीक्स, दैट रीक्स ऑफ करप्शन, तो $1 मिलियन ने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आप समझना, यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या है, यहाँ पे गड़बड़ बस इतनी सी है, ये जो दो एडवर्ब आपने यूज की एक ही जगह पे, ये दोनों में से एक हटा दो तब काम ठीक बनेगा। क्यों भैया जी, मैं आपको बता रहा हूं। असल में होता ये है, आपकी जो जस्ट ये है जस्ट, ये भी एडवर्ब होती है और रिसेंटली भी होती है। दोनों की दोनों एडवर्ब सेम मीनिंग करती हैं, मतलब सेम मीनिंग। अब आप समझो, एक ही मीनिंग के लिए अगर मैं दो वर्ड लगा दूंगा तो क्या ये चीज इंग्लिश में सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। तो दोनों में से आपका मन है, आप चाहें तो रिसेंटली को हटा दीजिए या आप चाहें तो जस्ट को हटा दीजिए, मतलब दोनों में से आप एक चीज को हटा दीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा। यानी ए वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में क्या है, एरर है, गलती है। दोनों में से एक को हटा दीजिए, काम ठीक हो जाएगा। सेम मीनिंग है भाई, सेम मीनिंग है, तो दोनों चीजों को अगर रखोगे तो चीजें अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाएंगी, मतलब बात गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी सारी चीजें ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है बाकी, ठीक है। तो CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी CHSL 2023 का क्वेश्चन है, यानी पिछले ही साल का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, CHSL के भी कराएंगे। आप ये मान के चलो वो प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, जब मैं SSC के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन। यानी जब ये प्रैक्टिस टॉपिक वाइज वाली खत्म हो जाएगी, जब हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो मैं प्रैक्टिस सेट के जरिए कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो भाई, तो जरा इसका आंसर करो। कह रहे नियर 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक अपडेट ऑफ सैनिटेशन, ठीक है। अरे भैया ये क्या है, सैनिटेशन, हाँ सैनिटेशन है, बिल्कुल भैया सैनिटेशन। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए कि इसमें गड़बड़ कहाँ दे रखी है। तो आप नॉर्मल चेक करो, नियर आपका एडजेक्टिव है, नियर प्रेपोजिशन भी होती है, याद रखना। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नियर वर्ड कह रहा है नियर 800 मिलियन पीपल, यानी 800 मिलियन लोगों के आसपास। नियर का मतलब होता है आसपास, मतलब उस अराउंड के सेंस में रखना चाह रहा है, ये अराउंड के सेंस में रखना चाह रहा है, मतलब एडवर्ब के रूप में यूज करना है, बट उसको नियर लगा रखा है, तो नियर एडवर्ब नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा गलती इसी वाले पार्ट में, नियर एडवर्ब नहीं होती है आपकी। तो नियर एडवर्ब नहीं होती है, तो एडवर्ब क्या होती है, नियर तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब जो होगी वो इसमें ly लगा के बन जाएगी, यानी नियरली। तो नियर का नियरली हो जाएगा, यानी ए वाले पार्ट में हमारा राइट आंसर है। अच्छा, बाकी इसमें कोई और गड़बड़ नहीं भैया जी। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 800 मिलियन पीपल, ध्यान से देखेंगे, 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, ये अपने आप में क्या है, एक तरीके से यहाँ पे 800 मिलियन पीपल जो है ये अपने आप में क्या है, सीधे सीधे एक का इसका सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ल्ड वाइड ये पूरी तरीके से इतना क्या है, सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे अपडेटेड, अपडेटेड यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे वर्ब दे रखा है, ठीक है, लेक, अपडेटेड और सैनिटेशन। अपडेटेड वर्ब के लिए ये जो दे रखा है सैनिटेशन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बाकी यहाँ पे और कोई गड़बड़ नहीं है, बस यही गड़बड़ दे रखी है कि नियर एडजेक्टिव लगा रखा है, एडजेक्टिव प्रेपो दोनों होता है ये, और हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे, बस उसमें ly ऐड कर देंगे, तो नियरली कर देंगे, इसका ठीक हो जाएगा भैया। यानी डी वाले पार्ट में एरर है, डी वाले पार्ट में एरर है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये एडवर्ब की हमारी दूसरी क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस और कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।